फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ। उसमें चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हम आज इसको सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स से। ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, इसको पूरा समराइज करते हुए इसके मीनिंग को आप इसको ऐसे भी टेबल की फॉर्म में, मतलब ऐसे फॉर्मेट की फॉर्म में भी बना के दिखा सकता है। इससे टीचर को नंबर, आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। मतलब आपको जहाँ पे आपको डिडक्ट कर देगी, वो उसको देखेगी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है आपकी, जिससे। चलो स्टार्ट करते हैं। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स नीड टू इशू ए प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट ए पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट शेयर टू राइज द कैपिटल फॉर द कमिटमेंट ऑफ इट बिजनेस। अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता क्या, पहले तो ये समझते हैं। अलॉटमेंट मतलब किसी बंदे को, पब्लिक को अपने कंपनी के शेयर अलॉट करना। अपनी कंपनी के शेयर अलॉट करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि ताकि वो हमारे पास बंदे आए और हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे। कंपनी को पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए, अपना इशू करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। उसमें बताना होगा टर्म्स कंडीशन, हम कितने अपने कंपनी के शेयर, हमारे पास इतने ऑथराइज है, इतने हम सब वो करेंगे, इशू करेंगे, तो उसको बताना चलेगा पड़ेगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इनवाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट। फिर पब्लिक इनवाइट करे, पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा। फिर उनके शेयर्स आएंगे, तो उनकी उससे शेयर्स खरीदेंगे पब्लिक, तो उनकी क्या बढ़ेगी, कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ेगी। अपने कंपनी के शेयर वो मार्केट में बेच रहे, अलॉट कर रहे औरों को, और जिससे कंपनी को पैसों के फॉर्म, मतलब पैसे मिलेंगे, उनकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। टू कमेंस इट बिजनेस, मतलब जैसे ये नहीं कि एक पुरानी कंपनी अपने शेयर्स बेच सकती है, मार्केट में अलॉट कर सकती है। कोई नई कंपनी मार्केट में एस्टेब्लिश हो रही है, तो वो भी तो अपने शेयर, अपनी अपनी मतलब कि शेयर कैपिटल को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी अलॉट करती है, अपने मार्केट में शेयर बेचती है, ताकि उनकी शेयर कैपिटल बढ़े हो, ताकि वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर पाए। इसमें यही लिखा है, इसको पूरी शॉर्ट मीनिंग है ये, इसका पूरा यहाँ पे इसको मैंने शॉर्ट में टेबल में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको इजीली, और टीचर को भी इजीली अंडरस्टैंड, मतलब इजीली वो समझ पाएगी, नहीं बच्चे को आता है, तभी टेबल कोई बना पाता है। देखिए वही चीज़ है, द पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर नीड टू इशू ए प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट इट शेयर टू राइज द कैपिटल फॉर द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कंपनी को क्या है, शेयर इशू करने के लिए लिमिटेड कंपनी को पहले प्रोस्पेक्टस करना पड़ेगा और पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा, ताकि उसकी कैपिटल बढ़ जाए और ताकि उसका कमिटमेंट, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर पाए। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बेइंग द कंपनी शेयर इशू विद द प्रोस्पेक्टर। एप्लीकेशन के लिए ना फॉर्म करना पड़ता है, बे करना, खरीदना पड़ता है कंपनी के शेयर को इशू करने के लिए, उसका प्रोस्पेक्टस को। दो वांट टू बे द कंपनी शेयर सेंड देयर एप्लीकेशन टू द कंपनी। अगर जो बंदा चाहता है कि नहीं, एक पब्लिक चाहती है या कोई भी आप चाहते हो, आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपको कंपनी को एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी विद एप्लीकेशन मनी, मनी के साथ। आफ्टर द कंपनी स्टार्ट द प्रोसेस अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उसके बाद कंपनी अलॉट करेगी। ऐसा थोड़ा ना कि आप एप्लीकेशन फॉर्म ना भरो तो कंपनी को ये थोड़ा पता कि आप खरीदना चाहते हो उसके शेयर, तो इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के करना पड़ेगा ना। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता है ना, आपको इस कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन चाहिए। ये तो थोड़ा कि आपके घर आके कहते हैं कि नहीं, आपका फॉर्म हमने भर दिया, आप आ जाना, हम आपको अपने स्कूल में एडमिशन दे देगी। नहीं ना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन उसकी फ़ीस डिपॉजिट करानी पड़ती है, तभी आपको कोई एडमिशन देता है ना, ऐसे तो नहीं ना। और वैसे ही कंपनी में होता है, वो शेयर्स अपने तब देगी आपको जब आप अपने, जब आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उनके प्रोसेस को फॉलो करोगे और उसके अलॉटमेंट पे करोगे, तभी वो अपने कंपनी के शेयर आपको अलॉट करेंगे। आगे देखिए मीनिंग, इतना बड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल देखिए, अलॉटमेंट शेयर रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ ए कंपनी विद रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटिंग ए शेयर टू दोज हु अप्लाई टू बे द कंपनी शेयर आफ्टर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सिंपल जो मैंने भी आपको बताया है कि कंपनी उसी को अलॉट करेगी अपने शेयर जिसने अप्लाई किया होगा। अप्लाई टू बे द कंपनी शेयर आफ्टर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी इशू कर देगी ना प्रोस्पेक्टस को, तभी कंपनी अलॉट करेगी। और सॉरी, जब कंपनी इशू कर देगी अपना प्रोस्पेक्टस, तब कंपनी में बंदे जाके, पीपल जाके कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं शेयर्स के लिए, कंपनी शेयर्स के लिए। देखिए ये ना डेफिनेशन है, ये वाली बेस्ट है, और ये वाली याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजन रिगार्डिंग अलॉटमेंट। इसमें क्या है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में ना कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है अलॉट करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है अलॉट करने के लिए। तो ना उसके लिए प्रोविजन है, द प्रोविजन ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। दो टाइप्स के होते हैं प्रोविजन, जनरल प्रोविजन और स्पेसिफाइड प्रोविजन। ये इंडियन कंपनी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, ये अंडर द कंपनीज एक्ट में आता है। देखिए पहला पढ़ते हैं जनरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैलिड अलॉटमेंट मस्ट बी इन conformity with the provision related to the acceptance of the proposal as laid down in the Indian contract। क्या कह रहा है, कंफर्म तभी उसको वैलिड अलॉटमेंट तभी माना जाएगा जब वो प्रॉपर प्रोविजन के साथ होएगा। किसके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसा लिखा होगा ना एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के बारे में कि कैसे एक्सेप्ट होगा, कैसे होगा, वैसे ही उसको वैलिड बना, मतलब वैलिड सॉरी वैलिड माना जाएगा अलॉटमेंट को, मतलब उसको दिया जाएगा अगर वो पूरे उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग है ना, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। नहीं तो वो एक्सेप्टेंस प्रपोजल मतलब एक्सेप्ट ही नहीं होगा, मतलब जो कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स। देखिए कोई फॉलोइंग कंडीशंस है, देखिए आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अलॉटमेंट मस्ट बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटीज। मतलब अलॉट ना प्रॉपर अथॉरिटी से, राइट से, ड्यूटीज जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उससे अलॉट किया जाता है। ये नहीं कोई भी किसी को भी हर किसी को अलॉट कर देते हैं। इसके लिए पूरी प्रॉपर रूल्स, डेलीगेशन प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जैसे आपने डेलीगेशन वर्ड आपने +2 में भी पढ़ा होगा बिजनेस में। देखिए अब और अच्छे से पढ़िए। द पर्सन मेकिंग द अलॉटमेंट मस्ट बी ऑथराइज होना चाहिए अंडर द कंपनी एक्ट, मतलब अंडर कंपनी एक्ट के अंदर होना चाहिए, एसोसिएशन एओ में होना चाहिए। ए जनरल प्रैक्टिस एंड अलॉटमेंट इज मेड बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जनरल प्रैक्टिस कहाँ होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होएगी। और सम टाइम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट द अथॉरिटी टू अलॉटमेंट कमेटी। कई बार ना जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, उनको पता है बहुत बंदों ने सब्सक्राइब ज़्यादा कर दिया, जैसे 10,000 शेयर उन्होंने इशू करने हैं, और मतलब सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा की आ गई, तो उसके बाद ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ अपनी चीज़ें संभाल नहीं पाते हो, कहते हैं हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा हो गया, तो वो अपने ना नीचे कमेटी बना के अपनी अथॉरिटीज़ कुछ ना अपनी अलॉटमेंट कमेटी को दे देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को दे देते, ताकि उनकी मतलब थोड़ा वर्कलोड कम हो जाए और सारा काम जल्दी हो जाए। नहीं तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सारा कुछ संभालेगी तो उनको टाइम लगेगा और अलॉट कंपनी लेट कर पाएगी। तो इसलिए वो अपनी थोड़ी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी हम बंदों को अलॉट कर पाए, और जो अलॉट कर पाए, ठीक है, उनका वर्कलोड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कम हो जाता है। और नीचे वाले आपने पढ़ा ही होगा कि नीचे वाले वर्कर्स को भी, लेबर्स को भी, डायरेक्टर्स को भी, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी थोड़ा मतलब ऊंची पोस्ट कहते हैं ना, सुपीरियर पोस्ट को भी समझने का मौका मिलता है। उनकी माइंड की मतलब समझने की कहते हैं ना एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, कि डिसीजिंग पावर, ठीक है। ये बट मैं कुछ ज़्यादा बिजनेस में घुस गई, बट इसका मतलब यही था कि उनको अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट कर देते हैं प्रॉपर अथॉरिटीज़ के साथ, मतलब राइट रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में रहकर।
अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम, मतलब रीजनेबल टाइम में ही अलॉटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि देखिए आगे पढ़ते हैं एक बार क्या मैं कहना चाहती हूँ आपको। द अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। जो टाइम स्पेसिफाइड प्रोस्पेक्टस में है ना, वैसे ही होनी चाहिए अलॉटमेंट। इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन, द अलॉटमेंट मेड विद अ रीजनेबल टाइम। अगर उस प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखना तो तब भी वो रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। वट इज द रीजनेबल टाइम डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसिस मे बी डिफरेंट डिफरेंट केसेस। मतलब रीजनेबल टाइम क्या है, हर केसेस में ना डिफरेंट होता है, कि मतलब मे बी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से तो डिफरेंट केसेस बनते हैं। देखिए, if the allotment is unnecessarily delayed, the applicant can refuse to accept. Applicant refuse भी कर सकता है accept करने से। According to court, an interval of 5 to 6 months between the application and allotment would be unreasonable delay। मतलब अगर कोई आपने वो किया है, मतलब आपने आज अलॉट की है, आपने आज एप्लीकेशन भरी है और आपको 6 महीने बाद अलॉट हो रहा है, वो तो अनरीजनेबल टाइम है ना। मतलब अगर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 30 दिन बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, वो एक रीजनेबल टाइम कह सकते हो आप। ये नहीं कि आप 6 6 महीने बाद आपको अलॉट हो रहा है। आज उस शेयर की प्राइस, मानो आज एक कंपनी शेयर अपनी एप्लीकेशन देती है, उसके शेयर की वैल्यू 400 रुपया है, और फ्यूचर में 6 महीने बाद आपको वो शेयर अलॉट हो रहा है, उसकी उसकी वैल्यू आ गई 200 रुपये, तो आप क्या होगे ना, हमें उस टाइम हमने अलॉट किए थे, हमने मतलब एप्लीकेशन भरी, तो हमें इतने टाइम बाद क्यों मिल रहे हैं, हम नहीं लेते। आप उसको एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है ना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शेयर, अगर आपको रीजनेबल टाइम के बीच में नहीं मिले। बट कहने का ये मतलब है इसमें कि आप मतलब अलॉट करने का ना एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, जैसे 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि आप 6 6 महीने बाद बंदों को अपने अपने कंपनी के शेयर अलॉट कर रहे हो। ठीक है। देखिए अगला क्या है, अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अलॉटमेंट ना कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, मतलब बातचीत से ही होती है। द एप्लीकेंट डज नॉट एज्यूम लाइबिलिटी एज ए शेयर होल्डर मेनली बाय द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अलॉट द एप्लीकेंट। ये नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही शेयर होल्डर को एप्लीकेंट से मतलब अलॉट करेगा। टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग, इट इज़ नेसेसरी टू कम्युनिकेट द अलॉटमेंट शेयर टू द एप्लीकेंट। मतलब अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपना बनाने के लिए और में मतलब अपने शेयर्स को अलॉट करने के लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, एप्लीकेंट से बात करनी पड़ती है। इफ़ द कम्युनिकेशन ऑफ अलॉटमेंट इज़ पोस्टेड टू द एप्लीकेंट एट हिज प्रॉपर एड्रेस विद appropriate post stamp and applicant is deemed to have the notified to the allotment। मतलब कि अगर आपने किसी अपनी कंपनी के शेयर, मतलब एक कंपनी है मेरी, मैंने आपको आपने अप्लाई किया था, तो मेरे को आपसे बात करनी पड़ेगी ना कि मैं आपकी मतलब मेरे कंपनी मेरे कंपनी के शेयर मैंने आपको अलॉट किया है, तो मैं आपको मैसेज करूँगी ना पोस्ट के थ्रू, आपके पास हमारे सर्टिफिकेट आ रहे हैं, कुछ मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी ना, कोई वे तो होगा ना। तो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, ये तो नहीं ना कि बिना कम्युनिकेशन के सब कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ है। इफ़ द कम यहाँ से हो गया था, इवन इफ़ इट इज़ ए पोस्टल कम्युनिकेशन इज डिले और लॉस इट ट्रांसमिट, अगर डिले हो गया, लॉस्ट हो गया, तब भी। इफ़ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द शेयर स्पेसिफाई हाउ द नोटिस ऑफ अलॉटमेंट विल बी कम्युनिकेटेड द अलॉट। देखिए, इफ़ द कम्युनिकेशन इज सेंड बाय द पोस्ट, अगर एक कम्युनिकेशन सेंड बाय पोस्ट हुआ है, इट इज़ डीम टू हैव बीन मेड द मोमेंट दैट द लेटर इज पोस्टेड टू द अलॉटेड। आपका हो गया, डिले हो गया, लॉस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो मतलब एक, बट कंपनी के पास तो प्रूफ होगा ना। बट द कंपनी हैव टू प्रूव दैट द इट हैज़ द सेंड टू कम्युनिकेशन बाय पोस्ट। लेकिन कंपनी के पास तो प्रूव होगा ना, उसने आपको सेंड किया। अगर आपको डिले हो गया या कुछ भी हो गया है, लॉस्ट हो गया है, तो कंपनी के पास प्रूव होगा, उसने आपको मैसेज या कुछ भी किया होगा। कंपनी के पास सर्टिफिकेट एक होता है, एक और, कि उसने आपको अलॉट करे हैं शेयर्स। देखिए, अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। मतलब एब्सोल्यूट ही मतलब ही कंप्लीट होना, बस सही होनी चाहिए।
एब्सोल्यूट अलॉटमेंट कंफर्म होनी चाहिए. इट मस्ट बी मेड अंडर द कंडीशन दैट हैव बीन स्टेटेड इन एप्लीकेशन फॉर्म. जो भी कंपनी की कंडीशंस है ना वो सारी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी होनी चाहिए. वो इफ़ एनी कंडीशन इज चेंज द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी कंपनी की कंडीशन चेंज होती है ना, एप्लीकेंट को पता होनी चाहिए. एप्लीकेंट इज नॉट वैलिड टिल सच टाइम एज द एप्लीकेंट हैज़ नॉट गिवन हिज एक्सेप्टेंस. वो तब तक वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक एक ना एप्लीकेंट उस चीज़ के लिए उस एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिलती. ठीक है. देखिए, स्टैचुरी प्रोविज़न. स्टैचुरी प्रोविज़न ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट क्या होता है? सेक्शन किसका अंडर आता है? 39 इंडियन कंपनी एक्ट 2013. स्टैचुरी को रूल्स प्रोविज़न, जिस बच्चों को नहीं पता, स्टैचुरी मतलब रूल्स प्रोविज़न ऑफ किसके होते हैं? कंपनी एक्ट के होते हैं. और क्या होता है? डील विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. डील विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सर्टेन स्टैचुरी कंडीशन टू फुलफिल बिफोर. मतलब ये उससे पहले के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं अलॉटमेंट अलॉट करने से, मतलब कंपनी के शेयर किसी आगे को अलॉट करने से पहले के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं. देखिए क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन मनी. नाम से पता चल रहा है कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होएगी तभी वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होएगी और एप्लीकेशन मनी जब कंपनी को मिल जाएगी तभी वो अपनी कंपनी के शेयर अलॉट करेगी. देखिए क्या लिखा है. व्हेन ए कंपनी हैज़ इनवाइटेड द पब्लिक टू पे इट्स शेयर, it cannot make any allotment of share till such time it has not received the minimum subscription for its share. कंपनी तब तक अपने शेयर अलॉट नहीं करेगी जब तक उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाती. जैसे कंपनी के 10,000 शेयर है और जब तक उसके 10,000 नहीं होते, कंपनी अपने हिसाब से ज्यूम करती है कि अगर जब तक उसके 10,000 सब्सक्राइब नहीं होते तब तक वो ऐसे शेयर अलॉट नहीं करेगी किसी को भी. बट टाइम पीरियड को देखते हुए, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी होती है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये होती है 10,000 है तो 8,000 तो होने ही चाहिए तभी वो अलॉट करेगी. ये नहीं कि 2,000 आए तो वो अलॉट कर देगी, नहीं करेगी कंपनी फिर. द मिनिमम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर हैज़ बिन सोल्ड. मिनिमम स्पेसिफाइड नंबर शेयर सोल्ड होएंगे तभी वो करेगी. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अमाउंट स्टेटेड इन द कंपनी प्रोस्पेक्टस. मिनिमम अमाउंट भी लिखा होएगा विच मस्ट बी राइज टू प्रोवाइड द फ्लोइंग मैटर. देखिए, टू पे द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय द कंपनी. टू पे द कॉस्ट, पे करना कॉस्ट को जो उन्होंने एक्वायर किया. पे द लोन, लोन ऑफ द कंपनी, जो उनके लोन है. टू मीट द वर्किंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, जो है टू मीट सच अदर असेंशियल एक्सपेंसेस है विच हैव बीन स्टेटेड. ये चीज़ें हैं जो फ्लोइंग मैटर्स है जिससे कंपनी, मतलब ये लिखती है कंपनी की उसको इस चीज़ के लिए उसको चाहिए, मतलब कंपनी को अपने इसलिए शेयर अलॉट कर रही है अपने इन चीज़ों के लिए. देखिए, ओनली कैश अमाउंट. कंपनी अपने शेयर क्यों अलॉट करती है? ताकि उसको शेयर्स के बदले उसको कैश मिल पाए, ताकि वो अपनी उसकी कंपनी की कैपिटल राइज हो पाए, बस इसीलिए. और क्या होता है? अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन. द कंपनी मस्ट रिसीव एट लीस्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू का ना 5% कंपनी को एप्लीकेशन मनी पे चाहिए होता है. जितनी मानो 10 रुपये है ना तो उसको 5% उसका चाहिए उसकी फर्स्ट उस पे एप्लीकेशन मनी के साथ. डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन मनी इन द शेड्यूल बैंक. The application money received by the company must be deposited in the scheduled bank and must certain deposit till the company get the certificate of company. जब उसको तब तक ना डिपॉजिट करा के रखनी होगी जब तक उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता. देखिए, रिटर्निंग द एप्लीकेशन मनी. इफ़ द इफ़ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज़ नॉट बीन सब्सक्राइब. मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं होगा जब तक द सम पेबल एप्लीकेशन मनी इज़ नॉट रिसीव. एप्लीकेशन इज़ नॉट, जब तक और सम
एप्लीकेशन मनी नहीं रिसीव्ड होएगी विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, नहीं तो उनको रिटर्न कर दी जाएगी। अब अगर 30 days में उनको मतलब उसके हिसाब से नहीं मिला ना, तो वो रिटर्न कर देगी एप्लीकेशन। क्या कर देगी? रिटर्न एप्लीकेशन मनी। और अदर पीरियड क्या है, उनको अपना सेबी में ना, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में अपना नाम भी लिखवाना होता है।